हाय गाइस, आई एम सेलेसिया और मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, क्यूट एंड रोमांटिक स्टोरी। ये इस कहानी का फर्स्ट पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। विच इज तू ही मेरी हकीकत। इस कहानी में हमारे साथ हैं हमारे दोस्त सेलेने। हर कहानियां बुक्स के पन्नों में खोने के लिए नहीं बनती, कुछ इतिहास रचने के लिए भी जन्म लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी है व्योम कपूर की। सिर्फ 25 साल का था वो, पर उसकी आंखों में सैकड़ों साल की थकान। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सब कुछ था, पैसा, नाम, शान, बस सुकून नहीं था। वो सिर्फ एक बिजनेस टाइकून नहीं था, वो खुद ही एक चलता फिरता एम्पायर था। और उस एम्पायर के अंदर था एक तन्हा बच्चा जो हर रात अपने अंदर के व्योम से लड़ता था। वो एक ऐसे खानदान में जन्मा था जहां उसे एक वारिस के अलावा और कुछ नहीं माना जाता था। उसके घर के कानून बिल्कुल अलग थे, जिनके अंडर रहकर ही व्योम को सारा काम करना था। अरबों खरबों की बिजनेस का इकलौता वारिस जो अब मालिक बनकर उसे संभालता था। आज उसकी बिजनेस इंडिया में टॉप पर आ चुकी है और उसे वहां तक लाने के लिए उसने 6 साल की कड़ी मेहनत करी है। उसके पिता ने उसके कंधों पर बिजनेस का भार तभी दे दिया था जब वो 18 वर्ष का था, जिस समय बच्चे अपने शौक को पूरा करते हैं, अपनी जिंदगी को शान से जीते हैं, खुशियों को ढूंढते हैं, फैसले लेते हैं। उस समय व्योम की जिंदगी से ज्यादा महत्व व्योम ने पिता के सौंपे हुए उस भार को दिया जो कि बिजनेस के रूप में उसके कंधे पर था। आज 6 साल बीत चुके हैं। व्योम अपने रूम में चेयर पर बैठा था। वो चेयर वही था जहां बैठकर वो अपनी कंपनी का काम देखा करता था। उसके पूरे कमरे में थोड़ी थोड़ी लाइट्स जल रही थीं। व्योम चेयर पर आराम से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक खामोशी थी, पर आंखों में और मन में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे मानो कोई ऐसी बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बीतते हुए सेकंड्स के साथ उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ को सामने टेबल पर रखा और आगे की ओर झुकते हुए अपनी दोनों आंखों को धीरे से बंद कर लिया और किसी गहरी सोच में चला गया, जो कि थी आज से 9 साल पहले की बात, जब व्योम सिर्फ 16 साल का था। मिस्टर शशिकांत कपूर यानी व्योम के बड़े पापा, जो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए थे, उनका पूरा परिवार उस कमरे में मौजूद था। उनके साथ व्योम भी था, क्योंकि व्योम मिस्टर रघुवंशी कपूर का बेटा था, सबसे बड़ा बेटा। वहाँ इसके दादाजी, दादी जी, माँ, पापा, बड़ी माँ, उनका बेटा आदित्य जो 23 साल का है, और व्योम का छोटा भाई पार्थ और सबसे छोटी बहन माही जो इस वक्त सिर्फ 7 साल की है। व्योम की बुआ ईशा और उनके पति, और साथ में उनकी एक बेटी भी जिसकी एज माही से 3 साल बड़ी थी। सभी के चेहरे पर चिंता की भावना थी और सभी की नजर मिस्टर शशिकांत पर थी। डॉक्टर बिस्तर पर से उठकर खड़े हुए, जो कि बैठकर उनका चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर व्योम के पापा की ओर मुड़े और बोले, मिस्टर कपूर, इन्हें पैरालिसिस मार गया है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के हाफ पार्ट्स काम करना बंद कर चुके हैं। दिमाग भी आधा काम करना बंद कर चुका है। कुछ नहीं कह सकते कि ये कब ठीक होंगे। मैंने मेडिसिन लिख दी है, टाइम टू टाइम उन्हें देते रहिएगा। इतना ही कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। सभी लोग टेंशन में चले जाते हैं। शशिकांत जी बोल नहीं पा रहे थे। तब व्योम की दादी उनके पास आकर बगल में बेड पर बैठती हैं और उनका सिर सहलाती हैं। फिर बोली, पता नहीं ये क्या हो गया। ये बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। मिस्टर शशिकांत की पत्नी उनसे दूर खड़ी थी, वो भी बेहद दुखी थी। तब उनके दादाजी बोले, चलो सभी बंद करो अब ये सब, उसका ध्यान रखना होगा, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, विश्वास है मुझे। उससे पहले सब लिविंग रूम में आओ, मुझे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी। और कहकर वहां से बाहर चले गए। सभी एक एक करके उनके पीछे लिविंग रूम में गए। शशिकांत जी के पास मिसेस दास रुकी थी, जो कि एक मेड थी। जब सभी लिविंग रूम में आकर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं, तब दादाजी बोले गंभीर आवाज में, मैंने यहाँ तुम लोगों को एक बहुत ही गंभीर बात पर चर्चा करने के लिए बुलाया है।
जो भी शशिकांत के हिस्से में प्रॉपर्टी है और जो उसका बिजनेस है वो सब अब कौन संभालेगा? क्योंकि वो जब ठीक रहता था तब तो वो संभालता था। तब आदित्य की माँ बोलती हैं, जो आदित्य जहां बैठा था उस सोफे के पीछे खड़ी थी। उन्होंने सिर झुकाए हुए कहा, जाहिर सी बात है पापा जी, मेरा बेटा आदित्य संभालेगा। इतने पर उनकी पत्नी बोली, तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा? किसी ने तुमसे पूछा? राय मांगी तुम्हारी, जो तुम बीच में आ गई? कितनी बार कहा है, बीच में तुम बहुएं मत बोला करो, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया करो। लेकिन नहीं, बीच में तो बोलना ही है। कुछ नहीं सिखाया है तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें। इतने साल बीत गए शादी के, फिर भी तुम ममता और तुम दोनों जाओ अंदर, जो फैसला होगा वो पता चल ही जाएगा। आदित्य की माँ ये सब कुछ सिर झुकाए सुन रही थी। ममता व्योम की माँ का नाम था। वो भी सिर झुकाकर ही खड़ी थी। जब उन्होंने अंदर जाने के लिए कहा तो दोनों ने सॉफ्टली सिर हाँ में हिलाया, बिना उन्हें देखे, और वहां से कमरे की ओर जाने ही वाली थी कि तभी मासूमियत से 16 साल का व्योम बीच में बोल गया, गलत क्या कह रही हो दादी? तुम भी तो बोल रही हो, तुम्हारा भी तो ससुराल है ये, तुम बेटी नहीं हो यहाँ की। सभी ने उसे देखा। तब उसकी माँ बोली, चुप हो जाओ व्योम, ऐसे बड़ों से बात नहीं करते। माफ कीजिएगा माँ जी, बच्चा है, बोल गया नादानी में। तब वो फिर बोली, मैंने तुझसे सफाई मांगी, तू यहाँ से जा अभी। व्योम ने पीछे मुड़कर उन दोनों को देखा। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद व्योम अपनी दादी को देखता है और बोला, बच्चा नहीं हूँ मैं, सब समझता हूँ। वैसा है तो बुआ को भी अंदर भेजिए, उसकी बेटी को भी अंदर भेजिए और आप भी अंदर जाइए। तब उसकी दादी उसे प्यार से समझाते हुए बोली, व्योम, तुझे अभी घर के कानून समझ में नहीं आएंगे, ठीक है? तुझे ना अभी से घर के कानून को जानना समझना चाहिए, क्योंकि तू इस घर का बड़ा बेटा है। तू रघुवंशी का बड़ा बेटा है। आगे चल के इस खानदान की और रघुवंशी की प्रॉपर्टी को तू ही संभालने वाला है। इस खानदान की परंपरा को तू ही देखेगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तू अभी से सब तैयारी कर ले। इतने पर व्योम बोला, नहीं, मैं ये सब बिल्कुल नहीं सीखूंगा। मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इस खानदान से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ। मुझे क्रिकेटर बनना है और मुझे क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं दादी। इतने में व्योम के पापा उस पर भड़कते हुए बोले, व्योम, क्या तरीका है ये अपनी दादी से बात करने का? और ये किन वाहियात चीजों को तुमने अपने दिमाग में जगह दे रखी है? इन्हें निकाल करके जितना जल्दी हो सके फेंक दो, क्योंकि तुम्हें इस खानदान के नियम और कानून के हिसाब से ही चलना होगा। व्योम ने बिना देरी किए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं पापा, मैं जो चाहता हूँ वही करूँगा। जो मेरे नियम कानून कहते हैं मैं बस वही करूँगा। और मेरा नियम कानून यही कहता है, हमें वही काम करना चाहिए जिस चीज़ में हमें रुचि हो, जो हमें जिंदा महसूस कराता है, ना कि दूसरों के इशारों पे नाचना। मैं आपके खानदान के किसी भी रूल को फॉलो नहीं करने वाला और ये मुझसे कोई नहीं करवा सकता। तब उसके पापा बोले, ये बकवास बंद करो व्योम, जानता हूँ ये सब तुम्हारे दिमाग में किसने भर रखा है। अपने सपनों पे काम करो, अपने इंटरेस्ट पे काम करो। अगर समाज में तुमने मेरा नाक कटवाया ना, तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस घर से धक्के मार के निकाल दूंगा मैं। याद रखो, तुम मेरे बेटे हो और तुम इस खानदान में इसलिए जन्मे हो ताकि इस खानदान की परंपरा को आगे लेके जा सको। तुम्हारी पहचान मुझसे है, मेरे बड़े बेटे व्योम कपूर के नाम से। तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा और तुम ही मेरे बिजनेस को टॉप पर ले जाओगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, अंजाम तुम्हें मालूम है, क्योंकि तुम इस खानदान के वारिस हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। याद रखना, तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ को यहाँ रहने दिया जाता है, क्योंकि उसने इस खानदान को एक वारिस दिया है तुम्हारे रूप में। आज व्योम जान गया था कि एक वारिस के अलावा इस घर में उसकी कोई जगह नहीं थी। ना ही वो खुल के बोल सकता था, न गलत के खिलाफ आवाज उठा सकता था, ना ही अपने सपनों को पूरा कर सकता था। आज वो पूरी तरीके से टूट गया। आज उसने अपनी माँ के दुख को समझा, उनकी मजबूरी को समझा। और आज वो बच्चा जो अपनी जिंदगी को अपने रूल से जीना चाहता था, आज वो उसके अंदर ही हमेशा के लिए सो गया।
व्योम के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में दर्द और आंसू, क्योंकि वो जानता था कि वो अपने पापा के सामने कुछ नहीं बोल सकता और ना ही कुछ कर सकता है, क्योंकि वो अपने पापा का सम्मान ही इतना करता था। इतने पर उसके दादाजी उन्हें शांत कराते हुए बोले, रहने दो ना रघु, जाने दो, अभी पढ़ाई करने दो, अभी बच्चा है ना। व्योम की आंखों में आंसू भर गए थे। वो चुपचाप सिर झुकाकर शांत हो गया था, क्योंकि वो अपने आंसू किसी को नहीं दिखाना चाहता था। इतने पर उसके पापा उसे देखते हुए बोले, बच्चा नहीं है पापा, 16 साल का हो चुका है, अभी से सीखेगा, तभी जा करके सब कुछ संभाल पाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। उसके दादाजी बोले, तो फिर ठीक है, ये तय रहा कि शशिकांत की प्रॉपर्टी उसका बेटा आदित्य संभालेगा आज से। व्योम जब रो रहा था तो आदित्य ने उसे देखा था। आदित्य को तो बहुत खुशी हुई थी कि व्योम को उसके ड्रीम्स पर काम करने नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उसे उसकी प्रॉपर्टी भी तो हथियानी थी। व्योम के पिता का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, शशिकांत जी के बिजनेस से तो आगे ही था, और यही वजह थी कि आदित्य उनके भी बिजनेस को हड़पना चाहता था। वो चाहता था कि व्योम उस बिजनेस को हाथ में न ले, ताकि वो बेहद ही आसानी से बिजनेस उसके हाथ में दे दिया जाए, ताकि सारी प्रॉपर्टी और पूरे खानदान का कंट्रोल आदित्य के हाथ में आ जाए। इसी तरह वक्त बीतता गया। आदित्य ने अपने पिता का बिजनेस हैंडल कर लिया। वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल पा रहा था। उसका बिजनेस में बहुत प्रॉफिट भी हो रहा था और वो बिजनेस तेजी से ग्रो भी कर रहा था। उसकी ग्रोथ देखकर घर में उसकी बहुत वाहवाही भी हो रही थी। वहीं दूसरी ओर मिस्टर कपूर अपने बेटे व्योम को बहुत ताने मारा करते थे, पढ़ाई का प्रेशर भी बनाते थे और कहते थे कि वो चाहे तो बहुत ही जल्द बिजनेस संभालने के लायक बन सकता है, पर वो चाहता ही नहीं है। लगातार पूरे 1 साल तक उसके पापा ने उसे यही कह कह करके टॉर्चर किया था कि आदित्य जो है वो समाज में कितना अच्छा अपने पिता का नाम बना रहा है, उसकी इतनी शाबाशी हो रही है, वाहवाही हो रही है, उसका बिजनेस बहुत ही तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। जब वो इतनी कम उम्र में इतने बड़े बिजनेस को हैंडल कर सकता है, तो फिर व्योम क्यों नहीं कर सकता। व्योम जब कभी भी अपनी अदर एक्टिविटीज करता, मानो जैसे पेंटिंग करना, खेल खेलना या कुछ भी, तो उसके पापा यही कह करके उसे ताने मारा करते थे कि बिजनेस में ये काम आने वाला है क्या, और यही कह कह कर उसे ताना मारा करते थे, जिसकी वजह से व्योम ने खेलना, जो कि उसे सबसे ज्यादा पसंद था, उसने छोड़ दिया। उन सभी चीजों को उसने सेक्रीफाइस कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया जिस वक्त उसने कहा कि जिस आदित्य की वो बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं, उस आदित्य ने अपने बिजनेस को 23 साल की उम्र में संभाला था, लेकिन वो 18 साल की उम्र से ही संभालेगा अपने पापा के बिजनेस को। व्योम वो सब करेगा जो उसके पापा कहेंगे। और उस दिन उसने अपने विशेस को, अपने ड्रीम्स को मारकर अपने पापा के सौंपे हुए काम को करने का फैसला ले चुका था। उस रात वो बहुत ही ज्यादा रोया था, लेकिन कोई उसके आंसू पोंछने, उसे सहारा देने नहीं आया, क्योंकि उस घर में कोई भी रिश्ता नहीं निभाता था। उस घर के उसूल ही कुछ ऐसे थे जो उन्हें रिश्ता निभाने ही नहीं देता था। व्योम उसी दिन से शांत हो गया, जिसकी हंसी से वो हवेली गूंजती थी। अब वो हवेली भूल ही चुकी थी कि व्योम कभी हंसता भी, लेकिन वो भी अपने घर के रूल्स को फॉलो करता था। उनमें से किसी भी रूल्स को वो तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि उसे लगता कि वो रूल सही है। पर कभी कभी वो अकेले में खुद से सवाल करता था कि यदि ये सब रूल्स सही हैं, तो ये मुझे गलत क्यों लग रहे हैं। अगर ये रूल्स सही हैं, तो ये दूसरों को कष्ट क्यों दे रहे हैं। पर फिर भी वो सब कुछ चुपचाप शांति से फॉलो करता था। क्यों? क्योंकि उसके पापा का ऑर्डर जो था, कुछ उनका सम्मान करना, कुछ उनसे मन में डर, कुछ अपनी माँ के लिए डर, व्योम को बेहद मजबूर कर देता था, जिससे वो अपने पापा की बात एक टांग पर खड़े होकर मानता था। उसने क्या क्या फेस किया था इतने सालों में, वो वही जानता था। उन्हीं सभी चीजों को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आए, जो उसके गाल को छूकर नीचे गिरे। तभी उसका फोन, जो उसी के हाथ के पास रखा हुआ था टेबल पर, वो जोर से बजा। व्योम ने चौंक कर आंखें खोल दी
और उसकी नजर मोबाइल पे टिकी। वो उसके असिस्टेंट मिस्टर कुमार का कॉल था। व्योम ने खुद को अंदर से शांत किया। फिर उसने अपने फोन को उठाया और अपनी लेफ्ट हैंड से अपने आंसुओं को साफ करके फोन रिसीव कर और कान के पास फोन लगाकर शांत गंभीर टोन में बोला। बोलो कुमार। मिस्टर कुमार जवाब देते हुए, सर, वो आदमी पकड़ा जा चुका है जिसे आपने पकड़ने को कहा था। आप अपने नए वाले फार्म हाउस पे आ जाइए, हम उसके साथ वहीं पर हैं। व्योम ने जैसे ही ये सुना, उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयानक सी रूडनेस छा गई। अब उसकी आंखों में आंसू की जगह गुस्सा नजर आ रहा था। उसने गुस्से में ही जवाब दिया, ठीक है, आ रहा हूं मैं। इतना ही कहकर फोन टेबल पर रख दिया और गुस्से में खुद में ही बोला, अर्जुन मेहरा, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अभी के लिए यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।